हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि 2021 के लिए है उसका सोशल इश्यूज के टॉपिक को आज पार्ट 7 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके अंदर पहले टॉपिक से जो कहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। काफ़ी फेमस रही, काफ़ी अच्छी लगी मुझे भी, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले न्यूज़ में क्यों रही इस बारे में जानते हैं। तो वही न्यूज़ में रहने का कारण ये था कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। अच्छा, थोड़ा सा ये चार्ट के थ्रू देखते हैं कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ इस एजुकेशन पॉलिसी का। तो स्टार्टिंग में बच्चों 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आई थी। उसके बाद फिर 1952 में जो है वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आई। उसके बाद 64 से 66 के बीच में देखें तो आपका एजुकेशन कमीशन अंडर डॉक्टर DS कोठारी आई। उसके बाद 1968 में देखें तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को लाया गया था। फिर 76 में आई, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो हुआ था 1976 का, उसमें एजुकेशन इन किन कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया कि अब इस पे जो है, मतलब आप जानते हैं ना कि 3 लिस्टें होती है, यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन पे सिर्फ इसके अंदर के सब्जेक्ट्स पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, इसके अंदर के सब्जेक्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और इस पे दोनों ही बना सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लिस्ट में, ठीक है। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो एजुकेशन को एक कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था, ये जो आपका सबसे बड़ा आज तक का अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर। उसके बाद 1986 की बात करें तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई। फिर 1992 में आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986 वाली को मॉडिफाइड करा गया 1992 में प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन 1992 के नाम से कह लो आप। उसके बाद फिर देखें तो यहाँ पे 2016 की बात है जब TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और यहाँ पे 2019 में बात करें डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट आई। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इवोल्यूशन हुआ है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हमारे देश के अंदर। अब बात आती है यहाँ पे और चीज़ों के बारे में, जैसे कि पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो बात कुछ इस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका एम क्या है। एम ये है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स लेकर आए स्कूल के अंदर, साथ में हायर एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर हमारे देश के अंदर। अब ये पॉलिसी क्या करेगी, इतनी पुरानी पॉलिसी जो हमारी 34 ईयर ओल्ड हमारी पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो आप हमारे पास हुआ करती थी 1986 की, इसे रिप्लेस कर देगी अभी 2020 वाली पॉलिसी। इसमें अगर मैं बताऊँ इस लाइन में, इस फील्ड में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, MHRD की जो मिनिस्ट्री है, इसे रीडेजिग्नेट करा गया है एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि यहाँ पे फोकस डाला जा सके फिर से एजुकेशन पे और लर्निंग पे। इतनी बात समझ में आई आपको। आगे जानेंगे कि भाई आखिरकार विजन क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। देखो, पहली चीज़ तो एजुकेशन सिस्टम आप जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके का विजन है इसका कि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के अंदर इक्विटेबल और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी जो है वो कंट्रीब्यूट करे। कैसे? हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको देखे, मतलब यहाँ पे सबके लिए ऐसी चीज़ हो जो उसमें ऊंच नीच ना हो, इक्विटी हो साथ में, और सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इस नॉलेज का। समझ रहे हैं कैसे? अच्छी हाई क्वालिटी की एजुकेशन सबको प्रोवाइड करके। दूसरा इसका जो है विजन ये है कि यहाँ पे एक डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप करी जा सके टुवर्ड फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के प्रति। भाई अगर लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ अपनी, तो उनको ये सारा का सारा समझाया जाए, है ना, कि भैया ये सारे के सारे आपकी कंट्री के साथ आपसे भी जुड़े हुए हैं, और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि एक मनुष्य का, एक इंसान का एज अ सिटीजन क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेंजिंग वर्ल्ड में। ठीक है, उसके साथ स्किल्स, वैल्यूज़ आपका जो है जो सपोर्ट करती हैं हमारी कमिटमेंट ह्यूमन राइट्स के प्रति।
ठीक है, हमारे स्किल्स वैल्यूज़ जो हमें भई सपोर्ट करती हैं, जो सपोर्ट करती हैं, रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट जो हमारी ह्यूमन राइट्स को लेके है, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग को लेके है, ग्लोबल वेलबींग को लेके है। तो ये सारी की सारी डाली जाएँ ताकि हम एक अच्छे, एक ट्रूली ग्लोबल सिटीज़न के तौर पे हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकें अपने अंदर की क्वालिटीज़। तो ये कुछ खूबसूरत बातें हैं इस एजुकेशन पॉलिसी को लेके। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो न्यू इनिशिएटिव्स और मिशन सबसे पहले इस चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये एनसीईआरटी टू डेवलप ये आपका ये पूरा एनसीपीईसीसीई मतलब नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये एनसीईआरटी जो है वो डेवलप करेगा इसे फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8, ठीक है, 8 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए इसको एनसीईआरटी यहाँ पे डेवलप करवाए। दूसरी बात कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्टेट्स और साथ में यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे इसके लिए, ताकि वो पूरा जो भी यहाँ पे ये यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी है इसे अटेन मतलब इसे पाया जा सके सारे ही प्राइमरी स्कूल्स में और सारे ही लर्नर्स में जिन बाय ग्रेड 3, है ना, जितने भी भाई 3 साल यहाँ पे ग्रेड 3 तक के जो भी लर्नर्स होते हैं उन तक के लिए बाय 2025। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है, देखिए यहाँ पे ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यहाँ प्रिपेयर करेंगी, एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रिपेयर करेंगी ताकि वो यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी को पा सकें, न्यूमरेसी को पा सकें सारे ही प्राइमरी स्कूल्स में फॉर लर्नर्स बाय द ग्रेड 3, ठीक है, कक्षा 3 तक यहाँ पे बाय 2025। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी की बात करेंगे। तो ये बनाई जाएगी ताकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सबको एक्सेस मिल पाए, क्वालिटी और आपकी लीडरशिप मिल पाए बुक्स वगैरह को लेके, ठीक है, आपकी रीडरशिप हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई, एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये जो बुक्स होती हैं वो बुक्स हर जगह पे अवेलेबल हो पाए, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, कोई भी लेवल की हो, समझ रहे हैं, हर तरह की बुक यहाँ पे प्रोवाइड हो पाए। अक्सर बच्चों को बुक नहीं मिल पाती तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसे करा गया है। उसके बाद नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसे भी डेवलप करा जाएगा एनसीईआरटी के माध्यम से। फिर आती है नेशनल असेसमेंट सेंटर परख मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसे भी सेटअप किया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ताकि ये एक ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगी, जो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जामिनेशन कराएंगे, किसके लिए कराएंगे, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एडमिशन के लिए और साथ में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। क्लियर है। यहाँ पे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST, ये बनाया जाएगा बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2022। उसके बाद देखिए तो न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये 2021 तक के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, ये बनाने की बात करी जा रही है। और आखिरी में यहाँ पे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये भी बनाया जाएगा बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2022। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स और मिशन कदम उठाए गए हैं इस फील्ड के अंदर। आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, आगे बढ़ा के देखिए कुछ बात करना चाहेंगे इस चार्ट के थ्रू। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE डिटेल्स के बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस सारे बच्चों को जिनकी उम्र 3 से 6 साल तक की है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी उम्र जो आपके 3 से 6 साल के बीच की उम्र के बच्चे हैं, काफ़ी क्रूशियल स्टेज होती है ये उनके डेवलपमेंट की, उनके मेंटल फैकल्टीज़ की बच्चों की। देखिए बच्चे क्या करते हैं जब छोटे होते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये टाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे स्कीम आपका स्कूल करिकुलम के अंदर सब कुछ यहाँ पे इनको इनका मेंटल फैकल्टीज आप कह लो कि इसको डेवलप करा जाएगा, क्योंकि ये उम्र ही इन पे ध्यान देने वाली काफ़ी होती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये दी जाएगी आंगनवाड़ीज़ के थ्रू और प्री स्कूल्स के थ्रू, जो कि दैट विल हैव टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे, जिनको इस हिसाब से पेडागोजी में आपको भाई इनके अंदर ट्रेन भी किया जाएगा, करिकुलम में ट्रेन भी किया जाएगा इनको, मतलब किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, सब चीज़ के लिए इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो
प्री स्कूल सेक्शंस होंगे जो यहाँ पर कवर करेंगे एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। इनको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा केंद्रीय विद्यालय इसमें और कुछ दूसरे प्राइमरी स्कूल्स में भी। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो डिसएडवांस एरियाज जो होते हैं वहाँ पे, डिसएडवांस एरियाज वगैरह में। उसके बाद ये तो हमने पहले भी देखा था, NCP FECCE के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, वो भी इसके अंदर यहाँ पे आ रही है। और साथ में देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जॉइंटली कौन कौन करेगा, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, साथ में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगी, और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स वगैरह सब मिलके सारी मिनिस्ट्रीज काम करेंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा है अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं। देखिए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, नेशनल बुक पॉलिसी यहाँ पे आएगी, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये भी अवेलेबल कराया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, मतलब दीक्षा पे। ठीक है, तो ये समझ गए कि मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी पाने के लिए ये सारी चीज़ों को लाया गया है। उसके बाद कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल। मतलब यहाँ पे होता क्या है, ये बच्चे स्कूल में बच्चे जाते हैं, है ना, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ वक्त पढ़ा, उसके बाद वहाँ से आ गए। अब घर में यहाँ पे जो भी रीज़न है, माँ बाप ने नहीं जाने दिया या कमाने चले गए, कोई भी दिक्कत आ गई तो इन्होंने बीच से छोड़ दिया स्कूल, तो इसी को ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो इस रेट को कम करना है और यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सबको एजुकेशन मिले, हर एक लेवल पे मिले, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इस टारगेट को 100% अचीव करने के लिए हैं। यहाँ पे देखो पहला है प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक अच्छा और एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि सारे ही बच्चे को यहाँ पे एक बढ़िया मतलब सेफ और इंगेजिंग स्कूल एजुकेशन मिल सके। साथ में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम दिए जाएं, किसके द्वारा दिए जाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा दिए जाएं। साथ में स्टेट ओपन स्कूल्स एंड स्टेट ओपन स्कूल्स विल बी एक्सपैंडेड। ठीक है, और स्कूल्स वगैरह और खोले जाएं ताकि यहाँ पे मजबूत बनाया जा सके विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांस ग्रुप्स। ठीक है, ये जो सोशियो इकोनॉमिकली पिछड़े जो ग्रुप्स हैं इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इसमें भी चीज़ें की जा सकती हैं। उसके बाद ट्रैकिंग स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट को ट्रैक करिए, साथ में उनकी लर्निंग लेवल क्या है उसको भी देखिए, कहाँ तक ये पढ़े हैं, कैसा चल रहा है इनका, कैसे काउंसलर्स और वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स के थ्रू ये सब किया जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है करिकुलम एंड पेडागोजी के बारे में। देखिए भाई हमने अगर ये थोड़ा सा टेक्स्ट आपको छोटा लग रहा है तो मैंने ये मैगजीन पूरी की पूरी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दिया। आप इसे ऑफिशियली जो साइट है, ऑफिशियल साइट है विजन IAS की, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, और बस आप यहाँ पे समझने के लिए समझो, इतना भी छोटा नहीं है। यहाँ पे देखो जो रीस्ट्रक्चर करा गया है स्कूल करिकुलम को और पेडागोजी को, आप जानते हो किस तरीके से काफ़ी फेमस रहा था ये। अब ये नया तरीका रहेगा 5+3+3+4 के डिज़ाइन पे। अब ये डिज़ाइन क्या है समझते हैं, इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखो अभी जो चल रही है एकेडमिक स्ट्रक्चर जो अभी का चल रहा है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो 10 साल तक बच्चा बिताता है, जब उम्र उसकी 6 साल से लेकर 16 साल तक की होती है। ठीक है, इसमें मिडिल वाला ही कह लो है पूरे तरीके से, और उसके बाद ये 2 साल जो है उसके 16 साल से 18 साल तक की उम्र के लिए बिताता है। लेकिन अभी वाला ये जो 5+3+3+4 जो ये सीन है, यहाँ समझो ये क्या सीन है। यहाँ पे हमने इसको 5 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 साल किस तरह से बीतेंगे कि 3 सालों तक तो बच्चा यहाँ पे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, जिसमें उम्र इसकी 3 साल से लेकर 6 साल तक की होगी, तो इसे हम यहाँ पे देखेंगे। उसी के बाद इसी में ही ये फाउंडेशनल पूरा कहलाएगा, ब्लू वाला जो हिस्सा है। अब इसी में ही यहाँ पे 3 सालों तक के लिए अगर देखें तो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड बच्चा देखिएगा जिसमें उसकी उम्र 6 साल से लेकर 8 साल तक की हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब फाउंडेशन में गिन लेंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात आएगा यहाँ पे प्रिपरेटरी के बारे में। तो इसमें देखो 3 साल तक के लिए क्या है कि क्लास 3 से लेके 5 तक का रहेगा, एज जो है वो 8 से लेके 11 तक की चलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिडिल की बात करें तो मिडिल में क्या रहेगा, यहाँ पे 3 साल तक का ये भी रहेगा जिसमें क्लास जो है वो 6 to 8 रहेगा और एज उसकी 11 साल से 14 साल के बीच में रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर बढ़ेगा, मतलब सेकेंडरी जब आएगा तब ये 4 साल का रहेगा। इसमें क्लास 9 से 12 पूरा कवर हो जाएगा और उम्र उसकी 14 साल से लेकर 18 साल तक की रहेगी। तो समझे 5 साल यहाँ 5+3+3+4, तो इसलिए इसको ऐसे बोला जाता है। समझ आ गई बात। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू इट्स कोर एसेंशियल, मतलब जो
कंटेंट है, करिकुलम कंटेंट है, इसे जो इतना इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही उतना ही रखेंगे, ताकि भाई कम पढ़ाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाएंगे तो लर्निंग भी बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी, आलतू फालतू कचड़ा बच्चे के दिमाग में नहीं भरेंगे। तीसरी बात, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को अडॉप्ट करा जाएगा हर एक स्टेज पे, जिसमें कि आपका हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब इस तरीके से दिया जाएगा, सब कुछ मिला जुला के करा जाएगा जो भी लर्निंग प्रोवाइड करी जाएगी। उसके साथ फ्रीडम ऑफ चूजिंग अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब आज़ादी होगी कि कितने तरीके की वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो है चूज़ कर सकते हैं। भैया ऐसा नहीं है कि जो थोप दिया उन्होंने आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यही करिकुलर है, इसी में ही एक्स्ट्रा करिकुलर है, इसी में ही आपको जाना है, या को करिकुलर है, ठीक है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के बीच में, या फिर वोकेशनल या एकेडमिक स्ट्रीम के बीच में, आप जैसा चाहते हैं वो आप सब्जेक्ट अडॉप्ट करिए और आराम से चिल होके पढ़िए जिसमें आपका मन लगता है। फिर इंट्रोडक्शन किया जाएगा कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स का भी, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे जैसे भाई वर्ल्ड बढ़ रहा है, आगे बढ़ते की तरफ देश बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ही है। तो एआई, फिर साथ में डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, इन्वायरमेंट एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें आपको उसकी तरफ भी थोड़ा ये सब्जेक्ट्स भी लाए जाएंगे। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो इसमें 10 दिन का बैगलेस पीरियड रहेगा। कभी-कभी जो है मतलब आराम से चिल होके जाओ, 10 दिनों तक के लिए आप बैग वगैरह नहीं लेके जाओ। और ये 6 से ले जो ग्रेड आपका 6 टू 8 है वहाँ पे होगा, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट के साथ, जैसे आपका कारपेंटर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, इन सब के साथ ये इंटर्नशिप थोड़ा-सा करेंगे, जानेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और आखिरी में यहाँ देखेंगे नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बाय द एनसीईआरटी, ये भी लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट असेसमेंट की अगर मैं आपको बात करूँ तो स्कूल एग्जामिनेशन जो ग्रेड 3, 5 और 8 के होंगे ये करवाया जाएगा एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के माध्यम से करवाया जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स जो ग्रेड 10th और 12th के होंगे ये जो है ये भी वैसे ही रहेंगे, बट थोड़ा सा इनका डिज़ाइन चेंज करा जाएगा, रीडिज़ाइन करे जाएंगे। तीसरे नंबर पे नेशनल असेसमेंट सेंटर परख लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, इसमें सब कुछ 360 डिग्री ध्यान दिया जाएगा। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगी जिसमें क्या प्रोग्रेस हुई है एज वेल एज क्या यूनिकनेस है हर एक लर्नर की, है ना, तो उसको सब कुछ ध्यान में देखेंगे। यहाँ पे अफेक्टिव आपका क्या दिमाग है, दिमागी रूप से क्या चीज़ें उसमें क्या उसने सीखी हैं, सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा, क्या यूनिकनेस है। साथ में इसमें सेल्फ असेसमेंट की, पीयर असेसमेंट की, टीचर असेसमेंट की सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करा जाएगा। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये कुछ बातें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये कहता है भाई मल्टीलिंग्विज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। यहाँ देखो ऐसा नहीं है एक इस लैंग्वेज किसी पे थोपो, तो इसलिए जो मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन का ग्रेड 5 तक के लिए और प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 और उसके आगे तक के लिए ये उनकी होम लैंग्वेज में, मदर टंग में, लोकल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में होता है, मदर टंग में होता है, बच्चे ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। उसके साथ लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जो भी हैं ये एक फन प्रोजेक्ट, एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो हर एक बच्चा जो उसको जो है करवाई जाएगी और अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। क्लियर है। साथ में तीनों मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। क्लियर है। अब जो सारी क्लासिकल लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, उड़िया हो गई, ये जो है अवेलेबल होंगी स्कूल्स में ऑप्शंस के तौर पे। साथ में पाली, पर्शियन, प्राकृत भी यहाँ पे वाइडली अवेलेबल होगी ऑप्शंस के तौर पे। और आखिरी में देखिए तो भाई इंडियन साइन लैंग्वेज ये भी स्टैंडर्डाइज करी जाएगी अक्रॉस द कंट्री। तो ये कुछ बढ़िया बात है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसके अंदर तो भाई वो क्या दिखाता है कि भाई इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोविजंस होंगी। किसके लिए होंगी ये सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांस ग्रुप जो थोड़े से पिछड़े लोग हैं उनके लिए होगी। क्या बनाया जाएगा यहाँ पे जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा औरतों के लिए, मतलब फीमेल्स के लिए और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए। साथ में स्पेशल एजुकेशन जोन भी दी जाएंगी बड़ी ज़्यादा मतलब लार्ज पॉपुलेशन को जो कि आपका ऐसे ही सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांस ग्रुप से आते हैं। तो इसे जो है जो आपका स्पेशल एजुकेशन जोन है ना, इनको यहाँ पे SEZ के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक जोन नहीं, यहाँ पे एजुकेशन जोन है, याद रखिएगा। उसके बाद
जो बच्चे जो डिसेबल हैं उनको यहाँ पे फुल्ली मतलब इनेबल किया जाएगा कि फुल्ली पार्टिसिपेट करें रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस में, फाउंडेशनल स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक के लिए। और हर एक डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट को इनकरेज भी करा जाएगा कि आप बाल भवन को इस्टेब्लिश करो। किसको करो? यहाँ देख लो आप, बाल भवन को इस्टेब्लिश करो एक स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल के तौर पे, ताकि यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया जा सके आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड, प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। उसके साथ फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कराया जा सकता है एज जो है सामाजिक चेतना केंद्र के तौर पे, ताकि सोशल, इंटेलेक्चुअल और वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके। और स्पेशल मैकेनिज्म फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ट्राइबल ग्रुप्स, ताकि यहाँ पे उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। उसके साथ फीस वगैरह में वेवर दिया जाएगा, स्कॉलरशिप वगैरह में स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी ऐसे बच्चों को जो आपके ऐसे डिसएडवांस ग्रुप से आते हैं और मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, तो ऐसे कुछ। और साथ में एडिशनल स्कूल्स वगैरह को जो है एडिशनल जो जेएनवीज हैं, केवीज हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह, इन सबको सेटअप किया जाएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में या फिर स्पेशल एजुकेशन जो जोन्स है वहाँ पे। उसके बाद रोबस्ट टीचर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट की बात करें, देखो ये कैसे होगा? न्यू और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2021 ये लाके, दूसरा 2030 तक यहाँ पे मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो बच्चों जो टीचर्स के लिए होगी, ये विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। मतलब यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होनी चाहिए कम से कम अगर किसी को टीचर बनना है तो। साथ में यहाँ पे एनटीए टेस्टिंग फॉर एडमिशन टू बीएड, ठीक है, यहाँ पे जो है टेस्टिंग होगी एडमिशन अगर आपको पाना है बीएड में तो। और सेटअप करा जाएगा नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, जिसमें लार्ज पूल होगा आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी का। मतलब यहाँ पे बहुत सारे नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग को सेटअप करेंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे सीनियर या रिटायर्ड फैकल्टी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बात है इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सारे टीचर्स के लिए, पूरे ही भाई फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज पे, दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में, हर जगह पे। साथ में ऑटोनॉमी टीचर्स को दी जाएगी कि वो चूज़ कर सकती हैं पेडागोजी को इन क्लासरूम टीचिंग में। उसके साथ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स लाया जाएगा। भाई यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनसीटीसी, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है ये एनसीटीसी, इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदलेंगे, एज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के तौर पे इसको बनाएंगे अंडर जनरल एजुकेशन काउंसिल। उसके बाद स्कूल की गवर्नेंस में बताएं तो स्कूल कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू कॉम्प्लेक्सेस, या फिर मतलब स्कूल जो है उनको ऑर्गेनाइज करा सकता है कॉम्प्लेक्सेस में या क्लस्टर्स में, जिनमें जो है वो बेसिक यूनिट होगी गवर्नेंस की और अवेलेबिलिटी होगी सारे ही रिसोर्सेज की, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीचिंग कम्युनिटी होगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा इसके अंदर। स्कूल्स जो है वो डेवलप करेंगे स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स को भी, और ये सारे प्लान्स जो है फिर एक बेसिस बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स को बनाया जा सकेगा। उसके बाद ट्विनिंग या आप कह रहे हो पेयरिंग ऑफ वन पब्लिक स्कूल विद द प्राइवेट स्कूल, यहाँ पब्लिक स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल के साथ ट्विन या पेयर करेंगे, ये ऐसा करा जाएगा पूरे कंट्री में, ताकि यहाँ पे जो पेयर्ड स्कूल्स हैं वो एक दूसरे से सीखें, साथ में रिसोर्सेज अपने शेयर करें अगर पॉसिबल होता है तो। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, ये क्या है यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि सेटिंग अप मतलब यहाँ बनाया जाएगा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को, और सेल्फ डिस्क्लोजर होगा सारी जो बेसिक रेगुलेटेड इंफॉर्मेशन है सारे स्कूल्स की इस स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंदर जो आएंगे, साथ में स्कूल वेबसाइट पे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल आपको मिलेगा, ताकि यहाँ पे दूसरी बात ये कि इंश्योर कराया जा सके कि सारे स्कूल्स फॉलो करें कुछ जो मिनिमम प्रोफेशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो सारे स्कूल को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट हो स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और एक रेडिएशन फ्रेमवर्क का बाय SCERT और NCERT। उसके साथ पीरियोडिक हेल्थ चेकअप हो ओवरऑल सिस्टम का थ्रू द सैम्पल बेस्ड नेशनल अचीवमेंट सर्वे के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 4th नंबर पे बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना, एक्सेप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल का, बाकी सारे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल जो है ये एक्सेस और ए क्रेडिटेड होंगे ऑन द कॉमन मिनिमम क्राइटेरिया जो रहेगा उस पर। उसके साथ प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक स्कूल को इनकरेज करा जाएगा और यहाँ पे इनेबल करा जाएगा कि अच्छे बेनिफिशियल रोल्स को यहाँ पे प्ले कर सकें। तो ये कुछ बातें हमने करी इसके बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है हायर एजुकेशन के बारे में। क्या है देखिए, यहाँ पे कुछ एक चार्ट के थ्रू समझते हैं क्या नए नए इनिशिएटिव और क्या नए नए मिशन लाए जाएंगे इसके अंदर। तो पहला तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज को बनाया जाएगा, जैसे आईआईटीज की, आईआईएम्स की, है ना, इस टाइप के तरीके से इसे बनाया जाएगा एज मॉडल्स ऑफ बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसा होगा ग्लोबल स्टैंडर्ड की ये जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को बनाया जाएगा। दूसरी बात, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो इसको बनाया जाएगा एक एपेक्स बॉडी के तौर पे, जो देखेगी, समझेगी, जानेगी और स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर बनाएगी, रिसर्च कैपेसिटी बढ़िया बिल्ड करेगी हायर एजुकेशन में। और तीसरा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे सेटअप करा जाएगा एक सिंगल ओवर आर्किंग अम्ब्रेला बॉडी के तौर पे पूरे ही हायर एजुकेशन के अंदर। इसमें आपका मेडिकल और लीगल एजुकेशन बस नहीं आएंगी, उस बाकी सब चीज़ों के अंदर। फिर यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू थोड़ी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनको आप पता है कितने में, सिर्फ 3 तरह के इंस्टीट्यूशन में कंसोलिडेट कर रहे हो। पहला तो ये है रिसर्च यूनिवर्सिटी, दूसरा है टीचिंग यूनिवर्सिटी और तीसरा है ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। क्या है समझिए, रिसर्च यूनिवर्सिटी में इक्वल फोकस किस पे डालेंगे, रिसर्च और टीचिंग पे। दूसरा, टीचिंग यूनिवर्सिटी पे प्राइमरी फोकस डालेंगे टीचिंग पे और इम्पोर्टेंट फोकस मतलब डालेंगे रिसर्च के ऊपर। और तीसरा जो है ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस में ऑलमोस्ट पूरा फोकस डालते हैं टीचिंग के ऊपर। तो ऐसा कुछ करेंगे इन तीनों के अंदर। अच्छा, एफिलिएशन जो कॉलेजेस का है इसे फ्रेज आउट कर देंगे 15 सालों में और स्टेज वाइज मैकेनिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने के लिए कॉलेजेस को, है ना, आज़ादी इनके पास होनी चाहिए। और कुछ वक्त में ये इन्विसाज होगा कि हर एक कॉलेज डेवलप मतलब ये डेवलप करे इनटू ईदर एन ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, मतलब अपने जो हर एक कॉलेज है वो या तो ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज के तौर पे बने और या फिर कह लो आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी। समझे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज इन्विसाज दैट एवरी कॉलेज वुड डेवलप इनटू अ ईदर एन ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, या तो ये बन जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी बन के रह जाए। समझे, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा वक्त में। और 2040 तक सारे ही जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनका एम ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इनको बनना होगा। साथ में 2030 तक 2030 तक एटलीस्ट एक जो बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो, या मतलब ये होना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट में और या तो डिस्ट्रिक्ट के पास में होना ही चाहिए 2030 तक। और एम ये है कि हम यहाँ पे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसे बढ़ाना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, जिसमें आपका वोकेशनल एजुकेशन आती है। तो ये हम अभी हमारा 26.3% है, 2018 में था, और हम 50% इसको करना चाहते हैं 2035 तक। फिर अगर बात करें होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में तो ये पॉलिसी देखिए कहती है कि अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है ये विद फ्लेक्सिबल करिकुलम, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे ये क्या है पॉलिसी के अंदर, ये है कि भाई जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है उसमें क्या हो कि भाई यहाँ पे फ्लेक्सिबल करिकुला हो, मतलब आप आराम से जो चीज़ चाहें वो चूज़ कर लें। उसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हो, बढ़िया क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो, साथ में वोकेशनल एजुकेशन को भी इसके अंदर डाला जा सके, मल्टीपल एंट्री हो, एग्जिट पॉइंट हो, है ना, विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। मतलब ये है कि आप मान लीजिए 1 साल आपने कर लिया, फिर आप किसी वजह के कारण नहीं 1 साल कर पाए, तो जब आप बाद में करेंगे तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं उस कोर्स को। ठीक है, दूसरी बात, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश करा जाए डिजिटली स्टोरिंग करने के लिए एकेडमिक क्रेडिट्स को। ठीक है, डिजिटली से स्टोर करा जाएगा सारा का सारा क्रेडिट वगैरह जो भी डिफरेंट आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अर्न करते हैं, ताकि इनको फिर बाद में ट्रांसफ़र करें, काउंट करें टुवर्ड द डिग्री अर्न। और फिर मेरूज की बात करें और आखिरी में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी यहाँ बनाने की बात करी जा रही है। फिर रेगुलेशन देखिए कैसे होगा। रेगुलेशन में जो आपके ये जो HECI है, ठीक है, इसमें क्या करना होगा कि भाई ये टू हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स, इसके अंदर जो है वो 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होना बहुत ज़रूरी है। पहला, इसके अंदर होना चाहिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन। दूसरा, इसके अंदर जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग होना चाहिए। तीसरा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग होना चाहिए। और चौथा, नेशनल ए ग्रेडेशन काउंसिल फॉर ए ग्रेडेशन होना चाहिए। और साथ में पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होंगे इन्हें गवर्न करा
जाएगा सेम उसी तरीके से, मतलब सेम सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड। समझ रहे हो, दोनों यहाँ पे एक तरीके से, सेम तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करी जाएंगे, ठीक है, गवर्न करे जाएंगे मतलब। तो ऐसा कुछ बात करी। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इंटरनली रिलेवेंट करिकुला, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल एंगेजमेंट, क्वालिटी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज और ऑन कैंपस सपोर्ट दिया जाएगा। साथ में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस दिया जाएगा हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो कि यहाँ पे फॉरेन होस्ट करेगा, फॉरेन स्टूडेंट्स जो है को और ये ऐसा जो ऑफिस है इसे सेटअप किया जाएगा ताकि यहाँ पे सारे मैटर जो कि आपके होते हैं सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को, भैया जो अराइविंग फ्रॉम अब्रॉड, तो ये सारा का सारा जो भी मैटर्स हैं इससे बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। उसके साथ हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी, जो बढ़िया परफॉर्म करेंगी, इनको इंकरेज करा जाएगा कि आप यहाँ पे कैंपस वगैरह दूसरे कुछ कंट्रीज़ में भी सेटअप करिए। और सेम तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि वैसी यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 100 के अंदर आएंगी पूरे वर्ल्ड में, ऐसे भी फैसिलिटेट करा जाएगा कि वो ऑपरेट करें इंडिया के अंदर भी, ठीक है, मतलब यहाँ वाली वहाँ भी जाए, वहाँ वाली यहाँ भी आए। उसके साथ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फैसिलिटेटिंग सच एंट्री, ऐसा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो ऐसी एंट्रीज को फैसिलिटेट करेगा, मतलब इस एंट्रीज को यहाँ पे लेकर आएगा, इसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाने की ज़रूरत है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा स्पेशल डिस्पेंशन, कैसे, रेगुलेटरी गवर्नेंस और कंटेंट नॉर्म्स के बेसिस पे विद अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। अब देखिए, रिसर्च कोलैबोरेशन और स्टूडेंट एक्सचेंजेस जो कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है, उसे और प्रमोट किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्रेडिट्स अक्वायर्ड इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज ये परमिट करे जाएंगे, जहाँ पे appropriate as per the requirements of each higher education institutions to be counted for the award of a degree। अब इक्विटी एंड इंक्लूजन में देखिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, यहाँ पे सूटेबल गवर्नमेंट फंड्स को लाया जाएगा ताकि यहाँ पे एजुकेशन दी जाए ये जो आपका सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप है उनके लिए। साथ में क्लियर टारगेट दिए जाएंगे, हायर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ताकि हो सके आपका ऐसे डिसएडवांस्ड ग्रुप्स के लिए। जेंडर बैलेंस को एडमिशन के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्हांस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और साथ में यहाँ पे एक्सेस भी दिया जाएगा, कैसे, ज़्यादा हाई क्वालिटी ऐसे हायर एजुकेशंस को ला के, है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशल एजुकेशन जोन में, जिसमें ज़्यादातर जो है ऐसे सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप्स रहते हैं। उसके बाद देखिए कि स्टेप्स जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लेंगे, इसमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम करने के लिए, फीस को कम करने के लिए, अपने जो है हायर एजुकेशन करने के लिए ये जो कॉस्ट है उससे कम करना होगा। साथ में ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी ऐसे डिसएडवांस्ड ग्रुप्स को। साथ में करिकुलम को और ज़्यादा इंक्लूड करा जाएगा। साथ में सेंसिटाइजेशन हो फैकल्टी का, काउंसलर का, स्टूडेंट्स का, जो कि जेंडर आइडेंटिटी इशू पे होगा। और आखिरी में स्ट्रिक्टली जो है ये बात ध्यान रखो, किसी के साथ भेदभाव या एंटी हैरेसमेंट रूल प्रॉपर फॉलो हो, कि जो है भेदभाव ना किया जाए, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें कुछ। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, जो भाई कहता है अदर मेजर प्रोविजंस के बारे में। आज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्ड करने में, जस्ट बिकॉज सम खटर पटर इज डूइंग नेक्स्ट टू माई बिल्डिंग। खैर, कई सारी बार लग गए हैं, सो सॉरी फॉर दिस लेक्चर। खैर, कोई दूसरे मेजर प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, फाइनेंसिंग एजुकेशन। तो सेंटर और स्टेट्स एक साथ काम कर रही हैं ताकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एजुकेशन सेक्टर में और बढ़ाया जा सके, ताकि ये 6% ऑफ जीडीपी तक पहुंच सके। पॉलिसी कहती है भाई प्रमोशन और सपोर्ट करो प्राइवेट फिलेंथ्रोपी एक्टिविटी का अपने एजुकेशन सेक्टर में। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसे बनाया जाएगा ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे जिससे फ्री एक्सचेंज हो सके आइडियाज़ का, टेक्नोलॉजी के यूज़ को लेके, और क्या हो, लर्निंग और बढ़े, असेसमेंट और बढ़े, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अच्छे से बढ़ सके। उसके बाद टेक्नोलॉजी को हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन में आपको इंक्लूड भी करना है। तीसरी बात, अडल्ट एजुकेशन की बात करें तो पॉलिसी का उद्देश्य है कि 100% यूथ और अडल्ट लिटरेसी पानी है। साथ में स्कूल्स का यूज़, स्कूल कॉम्प्लेक्स का यूज़ जो कि स्कूल आवर्स के बाद होता है, या पब्लिक लाइब्रेरी स्पेसेस का यूज़ अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज के लिए दिया जाए, मतलब बच्चों को पढ़ा लिया, उसके बाद जो समय बचा उसमें अडल्ट जो है एजुकेशन दी जाए। उसके साथ
क्वालिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शंस हो अडल्ट लर्निंग के लिए, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स दिए जाएँ, सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल्स, उसके साथ आईसीटी इक्विप्ड लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स वगैरह ऐसे सब कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके साथ ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन की बात करें, तो एक ऐसा सेट बनाइए जो कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिकमेंडेशन हो, जिससे क्या हो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करे, ताकि यहाँ पे बंदा प्रिपेयर रह सके, ऑल्टरनेटिव मोड्स जो भी हों, है ना? उसके पास क्वालिटी एक अच्छी एजुकेशन की जो भी ऑल्टरनेटिव मोड्स अवेलेबल हों उसमें यहाँ पे एक्सेस कर सके। जहाँ पे भी ट्रेडिशनल या इन पर्सन मोड्स हों एजुकेशन के पॉसिबल नहीं हो, तो उस जगह पे ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो कि मतलब हम नॉर्मल अगर नहीं कर पा रहे पढ़ाई, तो कुछ ऑल्टरनेटिव ऐसा होना चाहिए। साथ में एक ऐसी यूनिट हो जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हो कोऑर्डिनेटिंग बिल्डिंग ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंटेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसे बनाया जा सके इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दोनों ही स्कूल्स के लिए भी और हायर एजुकेशन के लिए भी। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करूँ, तो सारी प्रोफेशनल एजुकेशन को टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब ये सारे के सारे जो हैं जितने भी प्रोफेशनल एजुकेशन है ये इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए हायर एजुकेशन सिस्टम का। साथ में स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ हो गए, लीगल और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ये सारे का सारा एम हो कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को बनना ही है। खैर ये मैंने आपको बताया ही। उसके बाद प्रमोशन हो इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट और कल्चर का, तो इसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम इंडियन लैंग्वेजेस में, कंपैरेटिव लिटरेचर में, एक मतलब क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट्स, म्यूजिक, फिलॉसफी वगैरह में इसे लॉन्च करने की, डेवलप करने की पूरे देश के अंदर बहुत ज़रूरत है। और साथ में डिग्री, जिसमें कि आपका 4 साल का बीएड का ड्यूअल डिग्री डेवलप करी जाएगी इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके साथ आउटस्टैंडिंग लोकल जो आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्स पर्सन हैं, इनको भी हायर किया जाएगा एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, ताकि लोकल म्यूजिक, आर्ट, लैंग्वेज और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को मुहैया कराया जा सके। और ये हो कि सारे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में लोकल नॉलेज पक्के तरीके से होनी चाहिए जहाँ पे वो पढ़ते हैं। उसके साथ हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इवन हर एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है उसका ये एम होना चाहिए कि इसके पास आर्टिस्ट इन रेसिडेंस होने, ताकि यहाँ पे बच्चे जो है ना आर्ट, क्रिएटिविटी, है ना, और आपका अच्छे जो डिश ट्रेजर्स हैं हमारे रीजन के, कंट्री के, वो सब कुछ अच्छे से जान सकें। और उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स और डिग्रीज होना चाहिए इन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आर्ट एंड म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन और आर्कियोलॉजी वगैरह में ये सब कुछ बनाने की भी ज़रूरत है। और आखिरी में हर एक फॉर ईच ऑफ द लैंग्वेजेस, जो कि आपकी 8 शेड्यूल में हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है, वहाँ पे एकेडमिक्स विल बी इस्टेब्लिश, मतलब यहाँ पे क्या करना है कि एकेडमिक्स को इस्टेब्लिश करा जाना चाहिए, जिसमें स्कॉलर्स हों, उस लैंग्वेज के स्पीकर्स हों, ताकि सिंपल येट एक्यूरेसी वोकैबुलरी आ सके। ये सिंपल तरीके से और बढ़िया सही तरीके से लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है बच्चे बोल सकें चीज़ों को। और यहाँ पे डिक्शनरीज भी रेगुलर बेसिस पे रिलीज होनी चाहिए, ताकि जो भी नए नए वर्ड्स हैं उसको बच्चे ध्यान से समझ सकें। तो ऐसा है क्योंकि सारी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, सबको मद्देनजर रखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड आर्ट एंड कल्चर की भी बात कर ली, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। सॉरी अगर आपको कोई भी खटपुट लगी हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड भी करा है। चलिए, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, share with your friends, subscribe your channel Sapphires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sapphires. You can also go for one daily real question on Instagram, just follow us. And also if you want to support me in my work and enjoy the various perks, just press the join button. Thank you so much, and have a wonderful day ahead. Take care.